हेलो माय डियर बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। देखो, आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9th से क्लास 10th में मूव कर रहे हैं। उनको कैसे अपनी क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे शुरुआत होगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी शुरू से फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट क्लास 10th का बहुत अच्छा रहे, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। ठीक है, तो अब इस चीज के अंदर ना मैं तुम लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूं, बोलने वाली हूं, जो कि मुझे पता नहीं किसी ने तुम्हें पहले बताई है नहीं बताई है, बट एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है तुमको क्लियर कट साफ साफ बात समझाने का। ठीक है, तो मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होके कुछ चीजें तुमको बोलने वाली हूँ। हो सकता है किसी को कुछ बातें अच्छी लगे, हो सकता है किसी को कुछ बातें अच्छी ना लगे, बट समझने की कोशिश करना, फायदा तुम सबका है इसके अंदर। बेटा देखो, जब आप क्लास 9th में थे तो आपने बहुत सारी खबरें अपने आसपास सुनी होंगी क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, बहुत से बच्चे क्लास 9th में एक्साइटेड होते हैं कि क्लास 10th में जाएंगे, है ना, मजा आएगा, बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। बट आपने उस बीच में सुना होगा कि क्लास 10th में इस बार जो मैथ्स का पेपर वगैरह हुआ उससे रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, बच्चे कितना ज्यादा परेशान हुए थे, कितना डिफिकल्ट था, राइट। तो अब ना बच्चे बहुत से डर भी गए हैं कि मैम हमारा भी पेपर मुश्किल आएगा क्या, सीबीएसई अपना डिफिकल्टी लेवल अप करता चला जा रहा है क्या, 2027 में हम लोग को और ज्यादा मुश्किल पेपर देना पड़ेगा। तो देखो, इन सभी क्वेश्चंस का मैं एक एक करके अगर आंसर दूं आप लोगों को, तो सबसे पहला तो ये है कि पेपर डिफिकल्ट होगा क्या। देखो, आपको ना एक सीधी सी बात समझाती हूं मैं। बेटा, डिफिकल्ट जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि मुश्किल शब्द के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। कोई पेपर किसी के लिए मुश्किल है ना, तो किसी के लिए वही सेम पेपर आसान भी होगा। जो सेट की हम बात कर रहे थे, मैथ्स का एग्जाम जो तुम्हारे सीनियर्स का हुआ इस बार, जो कि मुश्किल था, वो जो पर्टिकुलर सेट मुश्किल आया था ना, किसी किसी के लिए वो बहुत मुश्किल था। किसी किसी ने ये तक बोला कि मैम हमारे लिए वो ठीक ठाक था, इतना मुश्किल भी नहीं था। तो आप समझ रहे हो, जो मुश्किल शब्द है ये कैसे इसके मायने बदल रहे हैं। और बेटा, ये मायने पता है कब बदलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। आपने तैयारी किस प्रकार की करी है, कैसी तैयारी आप करके जा रहे हो, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आपको पेपर मुश्किल लगता है या आसान लगता है। अब दूसरा, एक मैं बहुत ही ब्रूटली एक ट्रूथ बॉम्ब तुम्हारे ऊपर डालने वाली, तुमको बताने वाली हूं। ठीक है, और वो ये है कि आपको ना, अब क्लास 9th से अब आप 10th में आ रहे हो, बेटा आपको अपना पूरी प्रिपरेशन, पूरी सोच समझ, मेंटालिटी, नजरिया सब तुम्हें ऐसे पलटना पड़ेगा। अगर तुम क्लास 9th में जो थे, जैसी तैयारी कर रहे थे, जिस टेक्निक के साथ आगे चल रहे थे, उसी के साथ आगे चलने वाले हो और यही सोच रहे हो कि वही टेक्निक अब लगाऊंगा 10th में, तो नहीं हो पाएगा। देखो, आपको क्लास 10th में ना सीबीएसई का इस पेपर को देख करके, जो इस साल हुआ, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बच्चे कह रहे थे मैथ्स का, राइट, उसको देख के हमें समझ में क्या आया कि जो बच्चे ये सोच करके बैठते हैं ना कि भाई सर मैं सुबह सुबह आपकी क्लास में आऊंगा, आप मुझे बस बताओ कि कौन से क्वेश्चन मुझे करके जाने हैं, मैं उसको तैयार कर लेता हूं, वही पेपर में आ जाएगा और फिर मैं बोलूंगा पेपर तो लीक हो गया, ओ माय गॉड मजे आ गए। ठीक है, उस चीज को हमें ये समझ में आया इस बार का पेपर देख करके कि सीबीएसई ने भी उस चीज को कंडेम किया, और सीबीएसई भी यही साबित करना चाहता था कि भाई बच्चे की अगर ये मेंटालिटी है, या बच्चे अगर कहीं ना कहीं इस चीज की गलतफहमी में आ जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए जाएंगे और पूरे साल वो ध्यान ना दें, कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान ना दें, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सवाल उठा करके कर ले और उससे उनका पेपर बन जाएगा और वो टॉप करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो बेटा, इस चीज को अब आपको समझना पड़ेगा। पिछले 2 साल से ये चीज हो रही है और अब बहुत मतलब ऐसा समय आ चुका है, अब हद हो चुकी है। अब आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि प्लीज आप किसी भी टीचर से एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, कि क्वेश्चंस हमें बताओ, वही क्वेश्चंस आने चाहिए। अब आप अपनी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करो, जो आपके सीनियर्स में से कुछ बच्चों ने गलती करी ना, उनकी गलतियों से आप सीखो कि अब आप इस तरीके से अपनी 10th की जर्नी स्टार्ट करो कि आपका फोकस कॉन्सेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए। देखो, इंग्लिश का एग्जाम, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैं आपको एक बात बताती हूं। इंग्लिश का जो एग्जाम था ना, इंग्लिश के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, आज तक नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि साइंस में देखना, एसएसटी में देखना, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, सेम सेम क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। इस बार मैंने अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम उनसे जाकर के दीदी भैया से पूछ भी सकते हो, मैंने पूरा पूरा फोकस किया था कॉन्सेप्ट लर्निंग पर, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर, कि मैं बच्चों को एक चीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझा सकूं कि फिर वहां से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंट शंट कुछ भी सवाल आ जाए तो मेरा बच्चा आंसर कर पाए। एंड वही चीज हुई। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में इतने इन डेप्थ तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझा, इतने इतने बारीकी से कॉन्सेप्ट को कवर किया कि फिर एग्जाम में जो भी, इंग्लिश के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए, चाहे फिर वो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हो, नैरेटिव टेक्निक वाले हो, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए, बच्चे वो ऑलरेडी मेरे से समझ के गए हुए थे।
तो इसीलिए ठीक है, फोकस आपका भी यही होना चाहिए, एज अ टीचर मेरा भी यही रहने वाला है कि मैं किसी भी तरीके से आपको एक गलत होप ना दूं कि बेटा मैं जो पढ़ाऊंगी सवाल वही आएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको यह जरूर समझाऊं कि बेटा कॉन्सेप्ट जब आप मेरे से पढ़ के जाओगे, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे से कवर करवाए जाएंगे, इतने डिटेल में कवर करवाए जाएंगे कि फिर उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए सवाल तुम इजीली कर पाओगे। यही अप्रोच आपको भी फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो यही सबसे पहला रूल है कि क्लास 9th में जो किया वो क्लास 10th में हमें नहीं करना है। फाइन, क्लास 10th में कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब समझते हुए वैसी तैयारी आपको करके चलनी है। सिर्फ सवालों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर अपने माइंड में रखने हैं कि फिर पेपर किसी भी तरीके का आ जाए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अगली चीज है मास्टर एनसीईआरटी और मास्टर कॉन्सेप्ट्स। देखो, अब बहुत से बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है, बहुत से लोगों का कहना है कि एनसीईआरटी तो हम मैथ्स के एग्जाम में, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बोला था कि मैम एनसीईआरटी हम इतनी अच्छे से तगड़े तरीके से करके गए मैथ्स के एग्जाम में, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। देखो बेटा, आपको यहां पर समझना पड़ेगा, है ना, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में वो लाइन बाय लाइन तुमने बस उसको रट लिया, उससे नहीं चलता काम। तो अब आपको अपनी तैयारी इस तरीके से चेंज करनी है कि एनसीईआरटी में जो गिवन है सिर्फ उतना पढ़ के चले गए, इन डेप्थ उस लाइन का क्या मतलब है, उस थ्योरम का, उस चीज का क्या मतलब है, उस जो कॉन्सेप्ट गिवन है उस कॉन्सेप्ट को उतना ही पढ़ लिया, लेकिन उससे डिटेल्ड, उसमें इन डेप्थ आप नहीं उतरे, तब दिक्कत आएगी। तो आपको एनसीईआरटी तो मास्टर करनी ही है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को भी मास्टर करना होगा। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था ना, अभी तक चैप्टर में जितनी चीजें गिवन होती थी, बच्चे हर साल बोलते थे मैम इंग्लिश में हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए क्या, हमने पूरी पढ़ ली है। मैंने हर साल बच्चों को यही बोला है, पिछले 3 साल से मैं बच्चों को यही कहते आ रही हूं कि इंग्लिश में एनसीईआरटी इनफ है ही नहीं। तुम सोच रहे हो एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे और तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी में तुम्हें उससे ज्यादा करना पड़ेगा, तुम्हें उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेकर के आनी पड़ेगी। चैप्टर में एक एक लाइन का क्या मतलब है, कैसे मतलब है, क्या उसका असर पड़ रहा है कहानी में, सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाकर के आप तैयार हो पाएंगे। तो ये सारी तरीके से अप्रोच अगर तुम पहले दिन से रखोगे ना तो तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर बेटा आप सबसे एंड में सोचो ना कि ये सारी चीजें मैं एंड में कर लूंगा, तो ये होने नहीं वाला। आपको शुरुआत से लेकर के चलना पड़ेगा इसको। अब देखो, आप 3 लेयर स्टडी टेक्निक इस्तेमाल करना। 3 लेयर स्टडी टेक्निक क्या बोलेगी कि आपकी बुक्स में जो भी गिवन है, स्टार्टिंग से अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी रखो, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज है, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, मेमोराइज करके चलो। कुछ चीजें हैं जो कि वैसी की वैसी लर्न करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर्मूला, कीवर्ड्स, डायग्राम, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें ये वैसी की वैसी लर्न करनी होती है, वैसी की वैसी हमेशा लर्न करके चलना। एंड अप्लाई, यानी कि इन सभी चीजों का एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सब आपको ना 3 लेयर टेक्निक, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठो डे 1 से, जिस दिन से तुम 10th स्टार्ट कर रहे हो, ये 3 लेयर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि बच्चे बोलते हैं कि, बच्चे बोलते नहीं है, मैं बता रही हूँ, बच्चों की थॉट प्रोसेस ही ये है ना, उनके स्कूल में ध्यान देता कोई सा भी कि इंग्लिश भी पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बच्चे भी ऐसे ही हैं। मैं बता रही हूँ, आप लोग भी यही करोगे, मुझे मालूम है कि आप इंग्लिश को पहले दिन से पढ़ोगे ही नहीं। आप, बच्चा पता है इंग्लिश कब पढ़ता है, नवंबर में जाकर के, नवंबर का महीना आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, तब जाकर के वो इंग्लिश को उठाने की कोशिश करेगा, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेगा। उससे पहले इंग्लिश को वो सीरियसली लेता ही नहीं है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ये बच्चा समझ नहीं पाता। हर साल नए बच्चे आते हैं 10th में, हर साल मैं बच्चों को यही बात बताती हूँ। देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ, मैं ये तो कह नहीं रही हूँ कि तुम्हें इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है जैसे कि रॉकेट साइंस हो, मैं बस इतना कह रही हूँ बेटा कि आपको इंग्लिश पढ़ते वक्त ना एक सीटीआर टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन। बल्कि ये टेक्निक तुम्हें हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल करनी है। हर सब्जेक्ट को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। आप हर एक सब्जेक्ट को टच करके चलेंगे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको तुमने ज्यादा पढ़ लिया और कुछ सब्जेक्ट्स को तुमने एकदम छोड़ दिया। हर एक सब्जेक्ट मिला करके तुम्हारी परसेंटेज बनने वाली है, तो सभी सब्जेक्ट को, ठीक है, इक्वल टाइम दो, कंसिस्टेंट रहो, शुरू से टाइम मैनेज करके चलो। शुरू में शुरू कर दोगे ना एकदम स्टार्टिंग से ही, अगर तुम लोग अपने इस पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हो तो टाइम मैनेज करना बड़ा आसान रहेगा बेटा। एंड रिवीजन पे जरूर फोकस करना। अब देखो, इंग्लिश मैं नहीं बोल रही तुम लोगों को तुम लोग स्टार्टिंग से पूरे पूरे दिन पढ़ो, डेली पढ़ो, मैं बोल रही हूँ दिन में, हफ्ते में 2 दिन पढ़ लो, हफ्ते में 3 घंटा। सोचो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपके पास, आप साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, आप एसएसटी पढ़ो, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, पूरे वीक में सिर्फ 3 दिन इंग्लिश पढ़ लो, 3 दिन 1-1 घंटे के लिए, यानी कि 3 घंटे के लिए।
एक हफ्ते में 3 घंटा इंग्लिश पढ़ लो, उतना भी चल जाएगा। मिनिमम एफर्ट, अगर स्टार्टिंग से मिनिमम मेहनत करोगे, मिनिमम टाइम दे दो। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तुमको रिटर्न में मैक्सिमम रिजल्ट देगा, समझ गए? तो आप अगर बेटा ये मिनिमम टाइम और मिनिमम एफर्ट भी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप इंग्लिश से मैक्सिमम रिजल्ट की उम्मीद मत लगाओ, ठीक है? इसलिए मैं बस इतना आपको कहना चाह रही हूं। आप अब देखो करो क्या, जैसे मैं चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करूंगी, तो मैं क्लासेस भी आपकी, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले दिन ही तुम्हें एकदम बना दूंगी शेक्सपियर की औलाद, नहीं। हम स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग से बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, हंसी मजाक, ओके फाइन, चिल मोड में पढ़ेंगे इंग्लिश को, ठीक है? ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट्स पर। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंटली इन 2 चीजों को जरूर प्रैक्टिस करें। जिसने स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग पे ध्यान दे लिया, ठीक है, हफ्ते में कोई एक दिन निकाल लो, 1 घंटा, और 3-4 क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखने की कोशिश कर लो पहले दिन से। बेटा 2 महीने भी अगर तुमने ये चीज लगातार कर ली ना, कि 2 महीने के अंदर 8 हफ्ते होते हैं, 8 हफ्ते में अगर तुमने हफ्ते में 1 दिन बैठ करके 1 घंटा निकाल लिया, यानी 2 महीने में 8 घंटे निकाल लिए, और तुमने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, तुम दिन का एक नहीं कर पा रहे हो, हफ्ते में एक सॉल्व कर लो, तुम्हारे को इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा ना तुम्हारे हाफ ईयरली में ही, कि तुम देखना टीचर भी इंप्रेस्ड, और तुमसे बच्चे आके पूछेंगे अलग कि भाई तू इंग्लिश में आंसर लिखता कैसे है या लिखती कैसे है, हमें भी सिखा दे। तो बेटा ये आपको टेक्निक अप्लाई करके चलनी होगी, तब जाकर के आपकी क्लास 10th जो है उसकी स्टार्ट बहुत अच्छी होगी, एंड स्टार्ट अच्छी होगी तो अंत भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूंगी कि आप ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं पूरी वीडियो को, तो बेटा कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान दें। जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, वहां पर इस चीज पर ध्यान दें कि टीचर क्वेश्चंस जो करवा रहा है वो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस करवाए। आप कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से समझो कि डाउट्स वगैरह लेकर के जाओ अपने टीचर्स से। आपका ध्यान सिर्फ सवाल पे नहीं होना चाहिए, मैम सर क्वेश्चन बताओ क्या करना है, मैम सर कॉन्सेप्ट समझाओ और अच्छे से समझाओ। अलग अलग बुक्स का इस्तेमाल करते हो तुम लोग, जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने पड़ता है, तुम्हें नजर आता है, तुम्हें लगता है मुश्किल है, उसको अच्छे से क्लियर करो, पहले दिन से ही इस चीज का ध्यान रख के चलो। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल ध्यान देना है। इंग्लिश को शुरुआत से इतना ज्यादा सीरियस मत लो, चलेगा, लेकिन उसमें मिनिमम टाइम जरूर दो, मिनिमम एफर्ट जरूर लगाओ, ठीक है? हफ्ते में 3 घंटे निकाल लो, 3 दिन मैं क्लासेस लूंगी, टाइम टेबल भी चैनल पे जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। बस वो 3 दिन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? वो 3 घंटे आप क्लास में रहिए, मुझे दीजिए, वो 3 घंटे की गारंटी मैं लेती हूं कि तुम कुछ अच्छा सीख के जाओगे, ठीक है? उसके अलावा हफ्ते में 1 दिन बस आंसर राइटिंग और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेना। आपका पूरा 10th का जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाला है, और जो चेंज दिखेगा ना हाफ ईयरली के एग्जाम्स में ही दिख जाएगा। बोर्ड्स तक तो सोचो तुम कितना अच्छा कर चुके होगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट? जल्दी ही हम इस पे टाइम टेबल भी मैं अपलोड कर दूंगी आपकी क्लासेस का, और हाँ जी, क्लासेस भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स अब 10th में आ रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।